युवा मतलब एक नई सोच, युवा मतलब एक नया नजरिया। युवा वो होता है जो समाज को एक नया परिवर्तन देता है और कुछ सुधार करता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक ऐसे साहित्यकार को लेकर आई हूँ जिनकी साहित्य की यात्रा को सुनकर आपको ऊर्जा मिलेगी और साहित्य के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने में प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज के हमारे आमंत्रित स्वर आदरणीय तुषार मिश्रा जी का स्वागत करते हैं। आदरणीय आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। मैं अपने परिचय देने से पहले 2 लाइन कहना चाहूँगा कि हर परिस्थिति में लड़का कुछ न कुछ होता है और तुम कहती हो कि लड़का होना आसान होता है। मैं तुषार मिश्रा, मुज़फ्फरपुर बिहार से आता हूँ। अभी मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ में ओपन माइक शो का फाउंडर भी हूँ। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एमएस केसरी पब्लिकेशंस का और मुस्कान केसरी जी आपका तो तहे दिल से आभार कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया और यहाँ कुछ कहने का मौका प्रदान किया। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। और बहुत ही शानदार तरीके से आपने परिचय को रखा, बहुत ही संक्षिप्त में रखा और साथ में जो पंक्तियां बोली वो लाजवाब थी। तो चलिए, जैसा कि आप सभी श्रोता देख रहे होंगे कि तुषार जी युवा कवि है, तो आपको क्या लगता है आदरणीय आज के वर्तमान समय में युवा साहित्य में रुचि रखते हैं या नहीं? देखिए, आज के टाइम पे युवा तो रुचि रखते हैं, बट पहले वाली बात नहीं रही है अभी। पहले लोग रुचि रखते थे तो उसको कहीं न कहीं जाकर बोलते थे, डर नहीं था पहले के लोगों में। और अभी जो युवा लिख रहे हैं या फिर रचनाकार लिख रहे हैं, वो कहीं व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, डरते हैं बोलने से, घबराते हैं कि अगर अच्छा नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे? ये सब युवाओं में हो रहा है। रुचि तो बहुत है, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन वो लोग कर नहीं पा रहे हैं सही से इसको। बिल्कुल, बहुत ही शानदार आदरणीय आप जवाब दे रहे हैं। तो कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि सोशल मीडिया के कारण भी हमारे युवा साहित्य से भटक रहे हैं? हाँ, इस पे कह सकते हैं कि ऐसा हो रहा है क्योंकि अभी के जो युवा है ज़्यादातर इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे लगे हुए हैं। तो वो इंस्टाग्राम पे हुँ। रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर पोस्ट देख रहे हैं किसी का भी, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, जिनसे उनको लिखने की प्रेरणा नहीं मिल पा रही है। वो किसी किसी अच्छे शायर को सुन नहीं पा रहे हैं, अश्लीलता जो होती है उस पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर जिनको वो फ़ॉलो कर रहे हैं, बट इससे दूर जा रहे हैं। तो उसको और ये तो सो बंद करते हैं। हुँ। जी, जी। तो सोशल मीडिया का तो इस्तेमाल हर वर्ग के लोग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के हो, चाहे अगर मज़दूर की बात करें तब या बहुत बड़े व्यापारी की बात करें तब। हर किसी के हाथ में आज फ़ोन दिखता है, तो फिर क्या वजह है कि लोग साहित्य में कम रुचि ले रहे हैं? देखिए, साहित्य तो सबसे पहले सबकी बस की बात है नहीं। वो तो हाँ, जन्म से ही पता चल बिल्कुल। जाता है कौ जन्म से ही मालूम चल जाता है कौन साहित्यकार है और कौन क्या करने वाला है। क्योंकि जो साहित्यकार है वो हमको लगता है कि जो साहित्यकार है वो बचपन में कुछ न कुछ लिखता होगा। स्कूल टाइम हो, कॉलेज टाइम हो या फिर उसके आगे या फिर उससे पहले। तो वो लोग लिखते होंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं लिख रहे हैं तो नहीं बढ़ पाएँगे। और सोशल मीडिया पे बात रही लोगों की तो लोग यूज़ कर रहे हैं बट जो बड़े लोग हैं वो सही तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं। और हम जैसे जो युवा जी, हैं, जो मिडल क्लास से है, वो इसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ गलत दिशा में जा रहे हैं, अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, इसलिए साहित्यकार बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे। जी। तो जैसा कि आपने अपने परिचय में बताया था कि आप वर्तमान में एलएलबी कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ आप सॉफ्टबॉल के प्लेयर भी हैं और इसके अलावा आप खुद भी एक मंच के संस्थापक हैं। तो जी, जी। आपकी यात्रा कैसी रही साहित्य को लेकर? आपने कैसे प्रारंभ किया? इसके बारे में बताएँ। साहित्य को लेकर तो मैं स्कूल टाइम से ही इस पे जागरूक रहा। जैसे कि स्कूल टाइम में 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस आती थी, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट हमेशा करता था। तो उस टाइम मैं कॉपी करके लिखता था, जो कॉपी अच्छा। होती है वो मैं करके लिखता था। हाँ, तो हुँ, वहाँ से स्टार्टिंग किया, फिर जैसे-जैसे आगे बढ़ा 8th-9th में आया, तो मैंने लिखना स्टार्ट किया खुद से और जैसे कि
पहले के शो होते थे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो मैं बहुत देखता था और वहाँ से मैंने शैलेश लोढ़ा को फ़ॉलो किया। उसमें भी उनका लिखा हुआ बहुत सारा चीज़ मैंने कविता सुना, शायरी सुना और उनको फ़ॉलो किया, उनको जाना, तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली और वहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट किया। उसके बाद कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में बहुत लिखा। फिर से जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ा, तो कोरोना भी आ गई। उस बीच में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। कोरोना टाइम में आगे बढ़ने का, लिखने का, उसमें दिक्कत ना हो। और उस टाइम में मुझे लगता है जितने भी युवा कवि हैं, जिनको तुषार जी, आप तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अब बारी है कविताओं की। हमारे श्रोता चाहते हैं कि आप अपनी एक रचना हम सभी के बीच प्रस्तुत करें। तो आदरणीय, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। एक शानदार कविता हम सभी के बीच प्रस्तुत करें। जी, ज़रूर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मौका दिया। श्रोताओं को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि वो लोग मुझे सुन रहे हैं। और मैंने लिखा था एक मैं दिल्ली गया था ना, तो वहाँ से वापस आ रहा था, तो ट्रेन में मैंने एक कविता लिखी थी बीते समय, बीते ख्याल पर। वो कुछ ऐसे थे कि वो समय बड़े पुराने आज याद आते रहे, वो समय बड़े पुराने आज याद आते रहे, आंगन में चूल्हे और दूल्हे पर आग जलाते रहे, चूल्हे से निकली धुआँ और हम फूँक-फूँक कर उसे जलाते रहे, और जब निकली चूल्हे से रोटियाँ, तो हम खूब चाव से उसे खाते रहे। ये आगे थी कि दादी की वो तेल और दादा के चॉकलेट हम खूब खाते रहे। जैसे कि बचपन में हम लोग गाँव में रहते थे ना, तो दादी जो हमारी थी तेल लगाती थी बहुत और दादा लोग चॉकलेट लाते थे खाने के लिए। उसी पे लिखा हुआ था कि दादी की वो तेल और दादा के चॉकलेट खूब याद आते रहे, और जब पापा घर से बाहर जाए, तो उन्हें कुछ लाने को याद दिलाते रहे। माँ की बनाई खाना खूब चाव से खाते रहे, माँ की बनाई खाना खूब चाव से खाते रहे, और लेकर हाथ में चने दौड़-दौड़ कर चबाते रहे, और लेकर हाथ में चने हम उसे दौड़-दौड़ कर चबाते रहे। और जब शाम के समय होती थी, तो हम गाँव में घूमने जाते थे, पीपल की पेड़ होती थी, उसपे था कि गाँव की वो शाम, पीपल की पेड़ और कौवा की आवाज़, सब सुनाई आते रहे। गाँव की वो शाम, पीपल की पेड़ और कौवा की आवाज़, सब सुनाई आते रहे। प्रेम में पड़ी प्रेमिका से हम खेतों में मिलने जाते रहे। कि प्रेम में पड़ी प्रेमिका से हम खेतों में मिलने जाते रहे। थके हारे जब घर आते, थके हारे जब घर आते, तो गिलास की चाय याद आती रहे, और चूल्हे पर बनी खाना हम खूब चाव से खाते रहे। चूल्हे पर बनी खाना हम खूब चाव से खाते रहे। कि सरकारी स्कूल में मैं पढ़ता था पहले, तो उसपे लिखा था कि गाँव की वो स्कूल, स्कूल के मास्टर और उनके मज़े सबकी याद आते रहे। गाँव की वो स्कूल, स्कूल के वो मास्टर और उनकी मज़े सबकी याद आती रहे। कभी स्कूल जाए तो स्कूल में ही मास्टर को हम भगाते रहे। कभी स्कूल जाए तो स्कूल में ही मास्टर को हम भगाते रहे। जब आए घर पर कहने, जब आए घर पर कहने, तो चाय में नमक डाल उन्हें पिलाते रहे। जब आए घर पर कहने, तो चाय में नमक डाल उन्हें पिलाते रहे। पिताजी से पड़ती डाँट और हम मुस्कुराकर बस मुस्कुराते ही रहे। पिताजी से पड़ती डाँट और हम मुँह छुपाकर बस मुस्कुराते ही रहे। एक टाइम था कि कुछ भी हो जाए, हम लोगों को ईगो नहीं आती थी, गुस्सा नहीं आता था। उसमें था कि कभी ना आती ईगो, कभी ना आती गुस्सा। हम दिन भर बस डाँट खाते रहे। कभी ना आती ईगो, कभी ना आती गुस्सा। हम दिन भर बस डाँट खाते रहे। वो भी एक ज़माना था, जब हम सदा के लिए मुस्कुराते रहे। वो भी एक ज़माना था, जब हम सदा के लिए मुस्कुराते रहे। न जाने कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो बात। न जाने कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो बात। आज जिन्हें भी देखो बस मुँह बनाकर हमें भगाते ही रहे, बस मुँह बनाकर हमें भगाते ही रहे। और लास्ट 4 लाइन इसकी है कि याद आती है वो समय जब हम शाम में मिला करते थे। याद आती है वो समय जब हम शाम में मिला करते थे। करती थी वो हमसे मोहब्बत और हम बया करते थे। कि करती थी वो हमसे मोहब्बत और हम करते थे। ना जाने कहाँ आ गए इस ज़माने में, ना जाने कहाँ आ गए इस ज़माने में। वही ठीक थे यार, जहाँ सच्चा प्यार मिला करते थे, जहाँ सच्चा प्यार मिला करते थे। तो धन्यवाद। बहुत ही शानदार, आदरणीय और बहुत ही प्यारे तरीके से आपने अपने भावनाओं को शब्दों के माध्यम से दर्शाया है
और बिल्कुल मेरे साथ-साथ तमाम श्रोता भी आपके इस कविता को सुन के एकदम खुश हो चुके हैं, एकदम आनंदमय हो चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आपने प्रस्तुति दी है। तो आदरणीय हमारे मन में एक सवाल है कि जब एक कवि अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम में से दर्शाता है, तो किन-किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए? जब कोई कवि कविता को लिखने जाता हो, तो उसे सबसे पहले तो किस चीज़ पर लिखना है, लिखावट पे सुधार करना, जिस चीज़ पे लिखना है उसके बारे में जानकारी लेना, किस चीज़ पर हम लिख रहे हैं। जैसे मैंने कि पुराने ख्यालों पर लिखा था, इसे मैंने फेस किया है, तो उसे मैंने इमेजिन किया फिर से और उसे लिखा। तो जिस भी चीज़ पर लिखना हो ना, उसको इमेजिन करना सबसे बड़ी बात होती है। तो अगर आप एक पोएट है, शायर है या साहित्यकार है, तो आपकी जो इमेजिनरी शक्ति है ना, वो बहुत बड़ी है। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं अच्छे तरीके से तो आप अच्छे साहित्यकार है, लेखक है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर नहीं। बिल्कुल आदरणीय। तो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत ज़रूर होता है। तो आपके साहित्यिक जीवन में आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? इसमें तो मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ, पहले भी सुनता था और अभी भी सुनता हूँ। लेकिन जो मेरी आरंभिक उनके स्टार्टिंग पे जो मेरे साथ रहे, मैं शैलेश लोढ़ा को मानता हूँ। क्योंकि बचपन में सब लोग जितने लोग अभी है बिहार में या फिर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो सीन आता था, वो सब लोग देखते थे और लोग बस उसको एन्जॉयमेंट के लिए देखते थे। लेकिन हम जब वो देखते थे, तो शैलेश लोढ़ा उसमें जो तारक मेहता का किरदार निभाते हैं, हमें वो काफ़ी अच्छे लगते थे। हमने उनको देखा, शो के दौरान भी उनको सुना, जो उनका सीरियल आता था, उसमें भी वो अपने बिल्कुल, कविता या शायरी बोलते रहते। तो उनको मैं सुनता था, फिर उनको बाहर से जज करना स्टार्ट किया, बाहर जाके उनको जानना स्टार्ट किया गूगल के माध्यम से, उनको पढ़ा, फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। उनसे स्टार्टिंग में उनसे थोड़ी वो क्या बोलते हैं ना उसको कि जिसको आप चाहो उसको अच्छे से पढ़ो ना, तब अच्छे मुकाम तक पहुँच सकते हैं। तो वही मैंने किया, उनको जाना अच्छे तरीके से और फिर वहाँ से लिखना स्टार्ट किया और मेरे प्रेरणा स्रोत वही थे। बहुत ही शानदार आदरणीय। तो अब हमारा सवाल ये है कि जैसा आज का परिवेश होते जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोग सारी चीज़ें आजकल पा लेते हैं। कोई भी ऐसा लोग नहीं है जो अब समय देता है पुस्तकों पे। तो जब हम लोग अच्छी पुस्तकों पे समय नहीं देंगे, तो क्या हमारे मन में क्या हमारे भाव वैसे रहेंगे? जो पहले के शब्द दर्शाते थे, क्या वैसे अब शब्द हम लोग पाते हैं? नहीं, क्योंकि इसके पीछे कारण है ना, क्योंकि हम जब पहले थे तो किताब पढ़ते थे। किताब में बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी होती थी, शब्द लिखे होते थे, रचनाकार के नाम आते थे और अभी जो सोशल मीडिया का टाइम आ गया है, इस पर लोग उसको कॉपी करके डाल देते हैं। ये नहीं बताती कौन लिखा है, क्या लिखा है, कहाँ से लाया है, कुछ नहीं बताते लोग। इंस्टाग्राम के रील्स पे जाइएगा तो बहुत सारे लोगों को देखने को मिलेगा कि हाँ, यहाँ पे ये शायरी हो रहा है, यहाँ पे वो शायरी हो रहा है, बट कौन लिख रहा है, इसके ओरिजिन कौन है, कोई बता नहीं पाता है। पता चाहता भी नहीं है, सब कंटेंट खुद में छुपा लेते हैं कि मैंने लिखा है, क्रेडिट अपने आप में लेना चाहते हैं कि हाँ, मैंने लिखा है, इसलिए दिक्कत आ रही है। अगर साहित्य को आगे बढ़ाना है तो पुस्तक तो पढ़ना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे ज्ञान उतने ही मिलेंगे जितना हम देंगे, क्योंकि गूगल पे वही चीज़ आती है जो हम डालते हैं, जो कोई भी मनुष्य डालता है वही चीज़ गूगल पे इन्फॉर्म आती है। और गूगल पे हमेशा सच्चाई नहीं दिखाती है, बहुत सी चीज़ है जिसकी सच्चाई आपको कभी गूगल पे नहीं मिलेगी, सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी। तो उसके लिए किताब आपको पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा और अच्छी-अच्छी किताबों को पढ़ना होगा, तभी जाकर हम साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएँगे। तो आदरणीय आप खुद भी अभी एलएलबी कर रहे हैं, तो फिर आपके मन में क्या ख़्याल आया कि मुझे भी है ना कवि बनना है, मुझे भी कुछ विषयों पे लिखना चाहिए, मुझे भी प्रस्तुत करना चाहिए, ये ख़्याल कब से आने लगा और कैसे आपने इसकी शुरुआत की? ये ख्याल जब मैं 9th में था ना, तब से आई थी। 9th में मैं जब स्कूल लाइफ में जी रहा था, तो वहाँ स्वतंत्रता दिवस हो रही थी, तो उसपे मैंने कॉपी करके गया था मैं बोलने वहाँ पर। तो वहाँ टीचर लोग बोले लिखे तो अच्छा बट खुद से ट्राई करो तुम। तो वहाँ से मैंने अपना फेस चेंज किया, लिखना स्टार्ट किया और अब भगवान की कृपा से अच्छा लिखा। तो जब वहाँ लिखना स्टार्ट किया तो घर पे आया तो फिर अपनी दीदी को हम पढ़ाया पहले टाइम। दीदी जो मेरी थी, उनको मैंने पढ़ाया था, वो बोली थी अच्छा है, बट इसमें मेहनत और करो। तो फिर मैंने वहाँ से शब्दों को चयन करना शुरू किया, शब्दों को जानना शुरू किया
उसके बाद मैं शब्दों को पकड़ना शुरू किया, शब्द कैसे पिरोए जाते हैं उसको निकाला, बहुत सारी मेहनत की, फिर जाके उसको लिखना स्टार्ट किया और आज लिख रहा हूँ और अच्छे मंच पे आपके सामने उपस्थित हूँ। बिल्कुल, तो ये तो बहुत तो हम लोग ये संभावना कर सकते हैं कि जल्द आपकी पुस्तकें भी हमें पढ़ने को मिलेंगी? हाँ, क्योंकि मैं अभी लिख रहा हूँ और कोशिश है कि जितनी जल्दी हो, जितनी अच्छी हो उतनी लिख पाऊँ। जैसे ही अच्छी कविता मेरी आती है तो मैं पुस्तक भी कर सकता हूँ और वो आपके बिल्कुल, माध्यम हम से ही सभी होगी। चाहेंगे कि आपकी जल्द से जल्द एकल पुस्तक आए और हम सभी भी आपके भावनाओं को पढ़ सकें। तो हर कवि की कोई न कोई पसंदीदा विधा होती है, उसकी पसंदीदा रस होती है, पसंदीदा विषय होता है। तो आपकी रचनाओं में कौन-सा विषय बहुत ख़ास है? कौन-सा ऐसा विधा है या कौन-सा ऐसा रस है, जिस पे आप हर बार लिखते हैं और लोग उसे बहुत पसंद करते हैं? सब सब कवि की तो बात अलग है, बट मैं अपनी बहुत बताना चाहूँगा कि मैं किसी एक को लेकर नहीं चलता। मैं खुद को एक स्वतंत्र कवि मानता हूँ। मेरा मानना है कि अगर किसी एक रस पे लिखना हो ना, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि एक रस को लिखने के लिए एक रस में डूबना पड़ेगा हमको अच्छी तरीके से। जैसे कि बी रस पे मैं लिख रहा हूँ, तो हमेशा बी रस की ही आवाज़ आनी होगी हुँ, और हम तो इंसान हैं, प्रेम रस में भी जा सकते हैं। तो इसलिए हम अलग-अलग चीज़ों पर ट्राई करते हैं लिखने के, जैसे कि प्यार-मोहब्बत भी हो गए, बीते ख्याल भी हो गए, देश भी हो गए, हमारे राज्य भी हो गए या फिर चाय भी हो गए, ऐसे-ऐसे चीज़ों पर मैं लिखता हूँ। और मेरी लिखी हुई में एक प्रेम पर है, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया है। मैंने प्रेम पर भी लिखा था, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया है। बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन आदरणीय। तो जैसा कि हमें पता है, आपने भी अपने परिचय में बताया कि आप भी एक साहित्यिक मंच का स्थापित किए हैं। तो आपने किन विचारों के साथ उस मंच की स्थापना की और किस तरह से आप उसे संचालित कर रहे हैं? मैं एक साहित्यकार हूँ खुद, लेखक भी हूँ। तो मैं जब लिखता था ना, तो मुझे अच्छी मंच नहीं मिलती थी, बोलने के लिए कहीं जा जी, कर के। और कहीं अगर किसी को बोलना है ना, तो दिल में घबराहट बहुत होती है। डर सा लगता है कि हाँ, कैसे परफ़ॉर्म करेंगे मंच पर जा कर के? लोगों को हुँ, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? तो मैं फर्स्ट टाइम पटना में गया था, ओपन माइक शो में भाग लिया था मैंने वहाँ पर। तो वहाँ मैंने किया, बट मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत डर लगा था मुझे। बट भगवान की कृपा से अच्छे से निकल गया वहाँ से मैं। और बट वो जो ओपन माइक शो करवा रहे थे ना, उनका एक कमी मुझे हुँ, दिखा कि बस जितने देर शो चला, उनको आदमी से उतनी देर ही मतलब है। जैसे शो खत्म तो आदमी से उनका कॉन्टैक्ट खत्म, बात खत्म। वो लोग ग्रुप बनाए, ग्रुप से गेट मार दिया सभी को। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैं मुज़फ्फरपुर आया, यहाँ पर भी 2-3 ओपन माइक शो में परफ़ॉर्म किया। बट वो जो चाहिए ना साहित्यकार को, वो नहीं मिल पा रहा था मुझे। हुँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना ओपन माइक शो बनाता हूँ। मैंने इसके लिए जो जहाँ मैं परफ़ॉर्म किया था, वहाँ मैंने उन्हें बोला था कि मैं आपके साथ जॉइन होना चाहता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, करूँगा भी तो 2 महीना 3 महीना के बाद करूँगा। तो मैं तो कहा अच्छा, इतना टाइम तो है नहीं। तो मैंने कहा इतना टाइम तो है नहीं, तो मैं हुँ, अपना स्टार्टअप करूँगा। तो अपना स्टार्टअप किया मैंने और उसका नाम भी रखा था बकैती। अच्छा, बकैती मीन्स जैसे कि हमारे जजेज थे, उनके हिसाब से बकैती का मतलब था कि क्या अपने मन की बात ना बिना झिझक के हम रख सकें। जहाँ डर ना बिल्कुल, हो, खौफ ना हो, डर ना हो, खौफ ना हो, हँसी का माहौल रहे। एक ऐसा था, 2 लाइन लिखे थे हम बकैती पर कि वफ़ा ये शाम महफ़िल जमाइए, वफ़ा ये शाम महफ़िल जमाइए, ये बकैती है, यहाँ खुलकर मुस्कुराइए। अच्छा, तो इसी के साथ मैंने हाँ, इसी के साथ मैंने उसका स्थापना किया था। और बकैती किससे हट के मस्ती डट, इसका स्लोगन था किससे हट के और मस्ती डट के। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, परफ़ॉर्म किए। और कुछ लोगों को मतलब अंदर डर था, कुछ लोगों के अंदर कि हाँ, हम कैसे परफ़ॉर्म करेंगे? हम कभी परफ़ॉर्म आज तक किए नहीं, कैसे वहाँ करेंगे? तो उनको हम लोगों ने बुलाया, परफ़ॉर्म करवाया और अच्छे तरीके से उन्होंने परफ़ॉर्म भी की। और उनके अंदर से डर भी उनका खत्म हुआ, उनको कोई दिक्कत भी नहीं हुई। और आगे भी हम लोग सोच रहे हैं कि उनको किसी भी तरह आगे मंच तक ले जाएँ। जैसे कि हमारी मानना है कि जैसे आपके एमएसएससी पब्लिकेशंस जो है, वैसे-वैसे बड़े मंच, बिल्कुल, जैसे आपने हाँ, वैसे-वैसे बड़े मंच पे मैं उनको सपोर्ट करूँ, भेजूँ वहाँ पर, ताकि वहाँ जाके वो कुछ ताकि वहाँ जाके वो कुछ कर पाएँ। ये सब सोच कर मैं इसका स्टार्टअप किया हूँ।
और हाल-फिलहाल में मैं इसका मेगा शो कराने वाला हूँ। इसमें आपका भी स्वागत है। जी, बरादरी। तो आपको कहीं न कहीं ये लगता है कि अपने मुज़फ्फरपुर में या बिहार में साहित्य को लेके मंचों की कमी है? हाँ, ये तो मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद परफ़ॉर्म करना चाहता था तो मुझे मंच मिलती नहीं थी। एक मंच मिली मुझे सफ़र स्याहिका का, जो कि पटना में हुआ था, वो भी एक ही बार हुआ भी था। और दूसरी मंच मुझे मिली पंचायती का, जो कि मुज़फ्फरपुर में था। और दूसरी जगह मुझे अभी तक मंच मिली नहीं है अच्छी। उसके उसी बीच में आपका मैंने ऐड देखा तो आपसे मुलाकात हुई और आपके मंच में मैंने परफ़ॉर्म किया और आज यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हूँ। बट हाँ, ये तो है कि साहित्य को लेकर हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा कमी है। मंच वैसा-वैसा मंच नहीं है जिस पे लोग जाके परफ़ॉर्म कर सके, आगे बढ़ सके, या फिर अपने दिल की बात को रख सके। ऐसा कोई मंच तो अभी तक दिखा नहीं मुझे। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को इस पे कोई कार्य करना चाहिए? सरकार को कोई ऐसी कार्यशाला लगानी चाहिए, ऐसी काव्य गोष्ठी करानी चाहिए, जहाँ पे युवा आके अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करें? हाँ, सरकार को तो ये करना चाहिए, बट सरकार इसमें रुचि रखे तो। सरकार को आजकल मतलब है धर्म, जात-पात, बस इसी पे उलझी हुई है सरकार, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही है। जैसे कि हमारे बिहार में अभी कुछ नहीं हो पा रहा है, जैसे कि खेल को भी लेकर भी देखें तो अभी खेल-कूद कराया है, बट इससे पहले कुछ नहीं था। पढ़ाई के क्षेत्र में भी उतना कुछ खास दर्जा मिल नहीं पा रहा है हमारे बिहार को। किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई हो, बिज़नेस हो, स्पोर्ट्स हो, साहित्य हो, डिफेंस हो, लोग यहाँ से बाहर जा कर के वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं। बट हमारे बिहार में ऐसा कुछ स्थापना नहीं है अभी तक। तो सरकार को तो इस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि बिहार से बहुत बड़े-बड़े कवि निकले हुए हैं, साहित्यकार निकले हुए हैं और हम जैसे युवा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अच्छे-अच्छे परफ़ॉर्म कर सकते हैं, अच्छे परफ़ॉर्मेंस दे सकते हैं। अच्छे साहित्य बोल सकते हैं, अच्छे कविता लिखे हुए हैं हम लोगों ने, जो परफ़ॉर्म कर सकते हैं। लेकिन सरकार इस पर कुछ करे, तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर बिल्कुल। ऐसे पूछे क्योंकि आपका आम दायित्व भी बनता है प्रत्येक सदस्य का कि अपने से छोटों को या अपने से वरिष्ठों को जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में आना है, उन्हें आप कैसे प्रोत्साहित करते हैं और कैसे उन्हें सलाह देते हैं कि वो साहित्य में अपना पहला कदम रखें? देखिए किसी भी जो मुझसे छोटे मेरे भाई हैं, मेरी बहन हैं, फिर जो भी भाई-बंधु हैं, उनको अगर आना है साहित्य के क्षेत्र में, तो उन्हें पहले किताब पढ़नी होगी। किसी एक अच्छे शायर को पकड़ना होगा, जैसे मैंने शैलेश लोढ़ा को पकड़ा था। वो कुमार विश्वास को ले सकते हैं, राहत इंदौरी साहब को ले सकते हैं, किसी भी शायर को ले सकते हैं। फिर उनको पढ़ें, उनको जानें, उनके बारे में अच्छे तरीके से जान-पहचान करें, उनके बारे में सब कुछ जानें, उनको पढ़ें अच्छे तरीके से, उनकी जितनी पुस्तकें हैं, जितनी शायरियाँ हैं, वो पढ़ें और कोशिश करें कि जो लिखे ना वो, इमेजिन करें। जितना इमेजिन करेंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि साहित्यकार को इमेजिन करना पड़ेगा। वो जितना इमेजिन करेंगे उतना अच्छा लिख पाएँगे, उतना अच्छा लिख पाएँगे, तो उनको वो करना है। और वो कॉपी ना करें सबसे पहली बात। कभी के जो साहित्यकार है, वो कोशिश करते हैं कि हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके वहाँ जाके बोल दिए। तो ठीक है, आप वहाँ जाके बोले, वहाँ किसी को मालूम नहीं चलेगा। बट आपके अंदर ऐसा होगा ना कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कॉपी करने की आदत लग जाएगी, चोरी की आदत लग जाएगी आपकी, तो हमेशा चोरी ही करोगे, कुछ कर नहीं पाओगे आप। तो चोरी ना करें, गंदा लिखे, खराब लिखे, डज़न्ट मैटर, लेकिन खुद से लिखे। अगर वो खुद से लिखते हैं ना, तो स्टार्टिंग फेज में खराब लिखेंगे, फिर खराब लिखेंगे, लेकिन लिखते-लिखते उनकी लिखावट सुधार होगी। खुद के तरीके से अच्छे से लिख पाएँगे वो। उसमें जो खुद से लिखेंगे उनका शब्द अपना होगा, शब्द दूसरों का चुराया हुआ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। ये वो कर सकते हैं। यही सलाह सलाह दूँगा कि पहले पढ़े अच्छे कवि को, फिर से कॉपी ना करे और खुद से लिखे। गंदा लिखे, नहीं पढ़ता है, लेकिन खुद से लिखे। बस यही कहना चाहूँगा उनको मैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप हमारे युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और बिल्कुल सबसे ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र के लिए, ज़रूरी नहीं आप लिटरेचर ही फील्ड में आएँ, किसी भी क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभ्यास। आप जितना अच्छे तरीके से अभ्यास करेंगे, उतनी अच्छी तरीके से आपको सफलता मिलेगी। तो आदरणीय बहुत ही खास बातचीत हो रही है। इसी के साथ हम चाहेंगे एक प्रस्तुति और हमारे दर्शकों के बीच करें, क्योंकि आपकी जी, कविताएँ जी। जो है वो पूरी भावनाओं से भरी है और कहीं न कहीं हर कोई उस भावना को अपने आप में महसूस कर रहा है। तो ऐसे ही भावना से भरी हुई एक प्रस्तुति हम सभी के बीच। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। एक मैंने मोहब्बत पे लिखी थी कि यूँ ही हम चलते गए ज़माने छूटते गए।
दिन बीतती गई शाम ढलते गए, सभी ने पा ली है अपनी मोहब्बत और हम आज भी उसी के ख्यालों में डूबते हैं। कि सभी ने पा ली है अपनी मोहब्बत और हम आज भी उसी के ख्यालों में डूबते गए। कि डूबने का शौक था हमें, इसलिए एक से ही इश्क करके रह गए। अच्छा। डूबने का शौक था हमें जी, जी, इसलिए एक से ही इश्क करके रह गए। हम भी ज़माने में चलते गए, हमें भी हमारे आशिक मिलते गए। हम भी लड़के हैं, हम भी जहाँ जा रहे हैं वहाँ आशिक मिलते ही हैं। जी। कि हम भी ज़माने में चलते गए, हमें भी हमारे आशिक मिलते गए और हमने किसी पर एतबार ना किया। हाँ, उसके उसके जाने के बाद दूसरे किसी से प्यार ना किया। कि हमने किसी पर एतबार ना किया। हाँ, उसके जाने के बाद दूसरे किसी से प्यार ना किया। कि हाँ, नहीं था शौक दो-दो मोहब्बत को रखने का। इसलिए उसके जाने के बाद हम दिल उसी पर हारते गए। लोग करते हैं बुराई उसी के जाने के बाद। लोग करते हैं बुराई उसी के जाने के बाद, जिसे कभी अपने जान का हिस्सा बताया करते थे लोग। और ये 4 दिन की इश्कबाज़ी करते हैं ज़माने के लोग। कि सुनिएगा कि और ये 4 दिन की इश्कबाज़ी करते हैं ज़माने के लोग। पर हमने की एक से मोहब्बत और दूसरी पर नज़र न गिराए। पर हमने की एक से मोहब्बत और दूसरी पर नज़र न गिराए। चाहूँ भी अगर दूसरी मोहब्बत को पाना तो पहली को कैसे भुलाऊँ। चाहूँ भी अगर दूसरी मोहब्बत को पाना तो पहली को कैसे भुलाऊँ। बस यही चाहत है जिसके थे उसी के होकर मर जाऊँ। बस यही चाहत है जिसके थे उसी के होकर मर जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आदरणीय। और बिल्कुल मैंने जैसा कहा वैसे ही आपकी रचनाएं एकदम भावनाओं से भरी है। कहीं न कहीं हर श्रोता अपने आप को उस रचना में महसूस कर रहा है और उनकी भावनाओं को आपने सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। इसीलिए आप सभी सुन रहे थे मुज़फ्फरपुर बिहार के युवा कवि तुषार मिश्रा जी को, जिन्होंने अपने विचारों को आप सभी के बीच प्रस्तुत किया। अपनी 2 बेहतरीन रचना आप सभी के बीच प्रस्तुत किया। उम्मीद है आप सभी को उनकी बेहतरीन रचना, उनके विचार पसंद आए होंगे और उनके इस वीडियो को देखकर आप उन्हें खूब सारा प्यार देंगे। तो चलिए, मैं आप सभी से लेती हूँ अलविदा। फिर मैं मिलूँगी अगले सत्र में एक नए युवा कलाकार को लेके, एक नए साहित्यकार को लेके। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।